ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। कॉजेटिव एजेंट इसका था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और माइकोबैक्टीरियम बोआइस भी होता है। ये माइकोबैक्टीरियम बोआइस भी होता है। फर्क क्या, कॉमन ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में इसका था ह्यूमन एंड बोआइन, लेकिन जो मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो ह्यूमंस होते हैं। बोआइन में क्यों नहीं होता? क्योंकि कैटल से तो होती है, माइकोबैक्टीरियम बोआइस होता है, उससे भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है ह्यूमंस को। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंट उसमें जो इनका मिल्क है उनको उबाल के हम लोग यूज़ करते हैं। तो उबालने के बाद क्या होता है, इसके बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। अगर हाँ कोई बिना उबाले उसको यूज़ कर रहा है तो ऐसे लोगों में चांस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बोआइन ट्यूबरकुलोसिस होती है ना, मोस्ट कॉमनली जो होती है वो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है। हम्म, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको हम कहते हैं। हाँ, इससे जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइकोबैक्टीरियम बोआइस से कम्युनिकेबिलिटी इसकी है, जब तक इसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहता है। और एक बार इसका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, विद इन 48 आवर्स 90% तक इसकी कम्युनिकेबिलिटी वो कम हो जाती है। 90% तक विद इन 48 आवर्स, एटीटी स्टार्ट होने के 48 घंटे के अंदर इसकी कम्युनिकेबिलिटी 90% तक कम हो जाती है। एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकती है ये डिजीज। और मोर कॉमन, अगर जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कफिंग के जरिए। जितना ज़्यादा कफ करेगा उतने ही ज़्यादा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हवा में आएंगे। इसका ये होता है, स्पुटम में एक दिन तक माइकोबैक्टीरियम जिंदा रह सकता है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में 10 डेज तक, अराउंड 10 डेज तक ये अलाइव रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका बताया गया 3 to 6 वीक्स। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होता है? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके जितने भी है वही सोशल फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की ये डिजीज है, ज़्यादातर गरीबों में होती है ऐसा माना जाता था। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में इसके देखिए ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटेशन, माल न्यूट्रिशन है, स्मोकिंग करने वाले, या जिनकी जॉइंट फैमिलीज, लार्ज फैमिलीज है, लैक ऑफ एजुकेशन है। तो ये सब जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सोशल फैक्टर्स हैं। ये सोशल फैक्टर्स हैं। हाँ, यही इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी आते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसका क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले तो फीवर, फीवर एंड प्रोडक्टिव का फॉर मोर देन 2 वीक्स। हाँ, Evening rise temperature. यस, फीवर एंड Weight loss. प्रोडक्टिव कफ, हाँ मोर देन 2 वीक्स का होना चाहिए। अब वही इवनिंग राइज टेम्परेचर कह लीजिए। हाँ, विद एंड विदाउट हिमाप्टिसिस, विद एंड विदाउट हिमाप्टिसिस। ठीक, विद एंड विदाउट हिमाप्टिसिस। इसके अलावा नाइट स्वेट्स, और कुछ कॉमन फीचर इसके। Weight loss. हाँ, वेट लॉस की हिस्ट्री मिलेगी। लैक ऑफ एपेटाइट। हाँ, ये सब इसके कॉमन फीचर्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की खास तौर से जब बात हम करते हैं तो ये उसके कॉमन फीचर। फीवर एंड कफ होना चाहिए फॉर मोर देन 2 वीक्स विद एंड विदाउट हिमाप्टिसिस। कफ में क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव कफ होना चाहिए। नाइट स्वेट्स है, वेट लॉस और लैक ऑफ एपेटाइट की भी हिस्ट्री मिलनी चाहिए ट्यूबरकुलोसिस में। ये जनरल डिस्क्रिप्शन था इसका पीएसएम के लेवल पे। अब थोड़ा सा इसका वो एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स भी देख लीजिए। हाँ, जो इंडाइसेस इसके लिए यूज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, सबसे पहले जो यूज होता है इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। एक चीज होती है इन्फेक्शन, दूसरी डिजीज, मैंने एक बार बताया था। इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, टीबी और सॉरी, इन्फेक्शन और डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस है? इन्फेक्शन कहते हैं उसको जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहीं किसी होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर हुआ और मल्टीप्लिकेशन उसका स्टार्ट हो गया, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। और डिजीज, जब उसकी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगे तब हम उसको कहते हैं कि हाँ अब ये इन्फेक्शस डिजीज हो चुकी है।
हाँ, इन्फेक्शन कहते हैं सिर्फ उसके मल्टीप्लिकेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी में अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगे तब उसको हम कहते हैं डिजीज। अब इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन यानी टीबी का इन्फेक्शन कैसे देखेंगे इसको, दो तरीके से। इसका जो नाम दिया गया अलग अलग, एनुअल इन्फेक्शन रेट या एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसको एआरआई कहते हैं, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये जो होता है ये अटैकिंग फोर्स ऑफ टीबी को बताता है। एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है अटैकिंग फोर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसी को एआरआई भी बोलते हैं। और 1% अगर एआरआई है, मतलब 1% ऑफ एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अगर है, तो दैट मीन्स कि 50 स्पुटम स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर लैक पॉपुलेशन, पर लैक पॉपुलेशन 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस आएंगे अगर 1% एआरआई मिल रहा है तो। और टीबी के प्रॉब्लम को इवेलुएट करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर अगर है तो वो यही है, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मतलब 1% एआरआई है जिसको हम कहते हैं, ये इंसिडेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन को बताता है। 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर लैक पॉपुलेशन। हाँ, और ये क्या बताता है, टीबी प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी, टीबी किसी कम्युनिटी में टीबी की प्रॉब्लम कितनी है उसको इवेलुएट करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर की अगर बात करें तो वो यही है, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसका दूसरा नाम है ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स, इसी को कहते हैं ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स। हाँ, ये इसी के सब नाम है, ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को ही कहते हैं। 1% ए आर आई है तो 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। दूसरा आता है प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। अब प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस में हमने कहा था, हमने बात की थी, तो न्यू और ओल्ड दोनों तरीके का इन्फेक्शन इसमें आएगा। परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु शो ए पॉजिटिव रिएक्शन टू स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पीपीडी से होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से, वान पिरिकेट ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था ट्यूबरकुलिन। उससे जितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स जो पॉजिटिव रिएक्शन शो करेंगे उसको हम कहते हैं प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। डिजीज की बात नहीं हो रही, इन्फेक्शन की बात हो रही है। ये रिसेंट एज वेल एज रिमोट इन्फेक्शन दोनों को बताता है। रिसेंट कहते हैं जो लेटेस्ट इन्फेक्शन है, रिमोट जो पास्ट में हो चुका, यानी न्यू प्लस ओल्ड दोनों तरीके के इन्फेक्शंस को प्रिवेलेंस में आएगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या है, वही वान पिरिकेट ने डेवलप किया था, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से ये होता है। और ये किसी पॉपुलेशन में टीबी इन्फेक्शन के प्रिवेलेंस को चेक करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। हाँ, न्यू प्लस ओल्ड दोनों तरीके के इन्फेक्शंस ये बताता है प्रिवेलेंस। तीसरा था इंसिडेंस ऑफ डिजीज, यानी इंसिडेंस, इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 1,000 पॉपुलेशन में कितने नए टीबी के केसेस डेवलप होंगे, ये है इंसिडेंस किसी डिजीज का। अब अगर कंट्रोल मेजर्स लिया गया है, लाइक पहले 1962 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो भी कंट्रोल मेजर्स लिया गया होगा उसके नतीजे में उसके बाद भी हमने देखा कि टीबी के इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ न्यू केसेस वो आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ और बताता है कि जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, वो सही है या उनका फेलर है, वो भी बताता है। और प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इंसिडेंस उस चीज़ को बताता है। अब प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, जिसको केस रेट भी कहते हैं, ये है कि कितने इंडिविजुअल्स का स्पुटम पॉजिटिव आएगा, कितने इंडिविजुअल्स का स्पुटम पॉजिटिव आएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद। अब ये क्या बताएगा, ये केस लोड बताता है कम्युनिटी पे। प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज क्यों, केस लोड कैसे बताएगी, मतलब प्रिवेलेंस में ये होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हो सकता है कि ओल्ड केसेस अभी बचे हुए हैं और नए केसेस आ रहे हैं लगातार, यानी जो मेजर्स लिया गया था वो इफेक्टिव नहीं था। तो वो लोड को बताता है किसी कम्युनिटी पे कि इस डिजीज का कितना बर्डन है।
ये एपिडेमियोलॉजिकल इंडाइसेस हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में कभी हो सकता है पूछे जाएं, खास तौर से एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसको ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स भी बोलते हैं। ये वाला याद रखिएगा, इसमें 1% का अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स 50 स्म्यूटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पर लाख पॉपुलेशन। अब आइए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, वही पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक, किसने डिस्कवर किया था? वान क्रिकेट ने 1907 में इसको डिस्कवर किया था। अब एक स्टैंडर्ड पीपीडी में 50,000 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होते हैं पर मिलीग्राम, और इसके कई कई तरीके थे इसको तैयार करने का। डब्ल्यूएचओ ने जो तरीका एडवोकेट किया, जिसको उसने कहा कि सबसे बेस्ट है, वो पीपीडी RT23 था। ट्विन 80 क्यों कहा? ट्विन 80 एक डिटर्जेंट है जो इसमें ऐड किया गया था। ट्विन 80 एक डिटर्जेंट था जो इस पीपीडी में ऐड किया गया था ताकि उसके एड्जॉर्बेंट को रोका जाए, उसको किसी ग्लास स्लाइड पे या प्लास्टिक पे उसको एड्जॉर्ब होने से रोकने के लिए ट्विन 80 नाम का डिटर्जेंट जो है इस पीपीडी RT23 में ऐड किया गया था। A tuberculin test is the only way of estimating the prevalence of infection in a population। किसी पॉपुलेशन में, किसी कम्युनिटी में इन्फेक्शन का कितना प्रिवेलेंस है वो चेक करने के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट सबसे बेस्ट था, और यही एक तरीका भी था इसमें। अब इस ट्यूबरकुलिन टेस्ट से कई टेस्ट इससे निकले। ये जो तरीका था, जो ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो 50,000 ट्यूबरकुलर यूनिट्स दे रहे थे हम पर मिलीग्राम, उसमें मॉन्टूक टेस्ट था, हीव टेस्ट और टाइन मल्टीपल पंक्चर टेस्ट। तो मॉन्टूक्स, दूसरा हीफ और टाइन मल्टीपल पंक्चर टेस्ट, ये तीन टेस्ट इस ट्यूबरकुलिन टेस्ट में आते हैं। मॉन्टूक्स टेस्ट सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है। हाँ, इंट्राडर्मल देते हैं 4 आर्म पे। वन ट्यूबरकुलिन यूनिट, वन ट्यूबरकुलिन यूनिट, ये तीन स्ट्रेंथ में आती है ट्यूबरकुलिन। वन ट्यूबरकुलिन यूनिट, 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट और 10 ट्यूबरकुलिन यूनिट। मोस्ट कॉमनली यूज यही है जो मॉन्टूक टेस्ट में यूज होती है, वन ट्यूबरकुलिन यूनिट। पीपीडी इन 0.1 ml इंजेक्टेड। कहाँ इंजेक्ट की जाती है? 4 आर्म पे। इंट्राडर्मल देते हैं, याद रखिएगा, इंट्राडर्मल। डब्ल्यूएचओ ने कौन सा प्रिपरेशन को सबसे बेस्ट माना था? पीपीडी RT23। ट्विन 80 क्या था? डिटर्जेंट था जो इसमें यूज किया जाता था ताकि ये किसी दूसरे सरफेस पे, प्लास्टिक के, ग्लास के सरफेस पे एब्जॉर्ब ना होने पाए। हाँ, प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस को ये बताता है। इसकी रीडिंग कब करते हैं? आफ्टर 72 आवर्स, यानी 3 दिन के बाद। अब अगर इन ड्यूरेशन, क्या बेसिकली क्या चेक करते हैं? इन ड्यूरेशन ही चेक करते हैं। उसमें इन ड्यूरेशन क्या है? सरफेस से इंट्राडर्मल देते हैं तो जो स्किन का सरफेस है वो कितना ज़्यादा उस पर स्वेलिंग आती है, वही इन ड्यूरेशन हो गया। आफ्टर 72 आवर्स या 3 दिन के बाद चेक करते हैं। अगर मोर देन 10 mm का इन ड्यूरेशन है तो पॉजिटिव रिजल्ट है, जो बताता है कि पास्ट में या करेंटली इन्फेक्टेड है, किससे? टीबी से। दूसरा इंड्यूरेशन था 6 to 9 mm, ये डाउटफुल केसेस में होता है, इसके लिए फिर फर्दर और दूसरे टेस्ट कराने पड़ते हैं। और इंड्यूरेशन अगर लेस देन 6 mm का है तो निगेटिव है, यानी उसको टीबी का इन्फेक्शन नहीं है। इसका इंड्यूरेशन ऐसे ही चेक किया जाता था मॉन्टोक्स टेस्ट में। फिर बेस्ट टेस्ट है स्पुटम माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं किससे? जील नील्सन स्टेनिंग से। याद रखिएगा, इसकी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एसिड फास्ट बैसिलाई होता है, इसकी स्टेनिंग होती है जील नील्सन स्टेनिंग से। मेथड ऑफ चॉइस एज ए केस फाइंडिंग टूल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जब 1992 में ये स्टार्ट हुआ था तो उसमें जील निल्सन स्टेनिंग को बेस्ट मेथड माना गया था और यही मेथड ऑफ चॉइस था उसमें। और जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था वहाँ चेस्ट एक्सरे से डायग्नोसिस की जाती थी, लेकिन उसके बाद RNTCP में स्पुटम स्मीयर, वही जील निल्सन स्टेनिंग को इन्होंने बेस्ट माना और उसी को अपनाया। चेस्ट एक्सरे को उसमें नहीं लिया गया था। फिर लास्ट में आता है स्पुटम कल्चर एग्जाम। कल्चर कब करते हैं? जो स्मीयर निगेटिव हैं, जो स्मीयर निगेटिव आ गए, 2 स्पुटम स्मीयर टेस्ट लिया गया, 2 दिन लगातार, दोनों में निगेटिव आ गए, तो उसके बाद, और सस्पेक्टेड केस हैं कि हाँ इनको सिम्टोमेटिक है, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन उनके स्पुटम क्या हुए? निगेटिव आ गए, तो ऐसी कंडीशन में फिर स्पुटम कल्चर कराया जाता है। यानी ओनली मीन फॉर चेस्ट सिम्टोमेटिक हु आर स्मीयर निगेटिव, जो स्मीयर निगेटिव थे लेकिन सिम्टम्स उनके में आ रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में उन केसेस में स्पुटम कल्चर कराया गया। फिर एक आता है मास मिनिएचर रेडियोग्राफी।
इसको कहते हैं फ्लोरोफोटोग्राफी भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा एक्सरे से अलग टाइप की चीज थी। 1970 के बाद से ये नहीं होती है। पहले इसका यूज होता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब यूज नहीं होता है। सिर्फ यूज अब कैसे करते हैं इसको, सिर्फ एक एडिशनल क्राइटेरिया पल्मोनरी टीबी को चेक करने के लिए, जब स्पुटम स्मीयर कोई भी पॉजिटिव नहीं आता है। दूसरी चीज, अगर मैसिव हिमाप्टिसिस हो रही है किसी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा हिमाप्टिसिस हो रही है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि टीबी है या कोई और डिजीज लाइक एस्परजिलोमा, इसमें भी हिमाप्टिसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में इन डिजीजेस को एक्सक्लूड करने के लिए भी मास मिनिएचर रेडियोग्राफी कराई जाती थी। सिर्फ ये एडिशनल क्राइटेरिया था, अब इसको यूज में नहीं लिया जाता है। 1970 के बाद से ये यूज में नहीं है ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम में। फिर डब्ल्यू ने दो स्ट्रेटजी निकाली थी, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी एंड द एंड टीबी स्ट्रेटजी। स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी में क्या था, वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी। गोल क्या था, टू रिड्यूस द ग्लोबल बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2015 इन लाइन विथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अभी बाद में पढ़ना है इसको। स्ट्रेटजी में क्या था इनका, 2005 में केस डिटेक्शन रेट मोर देन 70% होना चाहिए और क्योर रेट मोर देन 85%, जो अचीव नहीं हुआ। 2010 में रिड्यूस प्रिवेलेंस एंड डेथ बाय 50%, मतलब 1990 का जो डेटा था उसके मुकाबले में 50% तक उस टीबी का प्रिवेलेंस और डेथ को कम करना था। और 2015 में एलिमिनेट टीबी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी उसके लिए एलिमिनेशन का क्राइटेरिया क्या दिया उन्होंने, लेस देन 1 केस पर मिलियन आना चाहिए। ये लेकिन ये तीनों के तीनों गोल अचीव नहीं हुए। फिर आया एंड टीबी स्ट्रेटजी 2016 टू 2020। इसका विजन क्या था, यहाँ भी विजन था वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी में यहाँ भी था वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जीरो डेथ, जीरो डिजीज एंड जीरो सफरिंग ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, ये इनका विजन था। गोल में क्या था, एंड द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक, यानी ग्लोबली ट्यूबरक्लोसिस के एपिडेमिक को खत्म करना था। इन्होंने माइलस्टोन सेट किए, 2015 तक तो कुछ नहीं कर पाए, नहीं हो पाया वो। 2025 तक के लिए इन्होंने कहा 75% रिडक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस डेथ कंपेयर्ड विद 2015। अब 2015 में जितनी डेथ हुई थी उसके कंपैरिजन में 2025 में 75% तक ट्यूबरक्लोसिस से डेथ को कम करना था। एंड 50% रिडक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस रेट कंपेयर्ड विद 2015। अगर उसको लिया जाए तो 1 लाख पॉपुलेशन में 55 ट्यूबरक्लोसिस के केसेस से कम आने चाहिए थे। ये इनका माइलस्टोन सेट किया गया था 2025 तक। और जो अभी 2023 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, ये गोल भी पूरे नहीं हो पाए। इंडिया में आज भी सबसे कॉमन डिजीज़ यही है। हम्म, अब ये रिवाइज नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल जो फीचर था वो था एआरआई का। इसमें एआरआई इंडिया यानी एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मैंने बताया था 1% एआरआई में 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस पर लाख पॉपुलेशन होते हैं। हाँ, फॉर एवरी 1% राइज ऑफ एआरआई देयर आर 50 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन। इंडिया का जो एआरआई है इस वक्त, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वो 1 to 2%, ऑन एवरेज 1.7%। अगर 1.7% को लिया जाए तो पर लाख कितने आएंगे, अराउंड 80 के अराउंड केसेस, यानी 80 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन आ रहे हैं। जो उनके माइलस्टोन 55 स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव, उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है अभी भी। इसकी डिफिनीशन क्या थी, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी प्राइमरली इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस इन कोर्स ऑफ 1 ईयर। एक साल में कितने पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जो है वो टीबी से इन्फेक्ट होगा। हाँ, इसी को कहते हैं ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स। इसी एआरआई को, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को, ट्यूबरकुलिन कन्वर्जन इंडेक्स भी कहते हैं। जितने भी कंट्रोल मेजर्स लिए गए उनके बावजूद भी अगर ये एआरआई इतना आ रहा है तो ये क्या बताता है, ट्रेंड ऑफ टीबी। और ये बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड ऑफ टीबी को शो करने के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव इंडेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टीबी। टीबी के प्रॉब्लम का कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको बताने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एआरआई, एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब स्टेनिंग जो करते हैं, स्पुटम स्मीयर स्टेनिंग करते हैं, जील नील्सन से करते हैं। हम्म, जील नील्सन स्टेनिंग से करते हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई है।
तो याद रखिएगा एसिड फास्ट इसका थोड़ा सा अलग है, वरना आमतौर से ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना ज्यादातर बैक्टीरिया का, इसका जील निल्सन स्टेनिंग था। 25% सल्फ्यूरिक एसिड से डीकलराइज करते हैं। स्पुटम स्मीयर लेते किसी भी सस्पेक्टेड केस का, उसको 2 स्पुटम स्मीयर लिया जाता है, एक स्पॉट स्पुटम होता है, एक आफ्टर 1 डे मॉर्निंग स्पुटम लिया जाता है। हम्म, चेक कैसे करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 25% का दे दिया डिकलराइजर के लिए। एसिड फास्ट बेसिलाई है टीवी का, वो रॉड शेप्ड एपियर होता है, साथ में बीडेड एपियरेंस उसकी होती है। बीड बीड क्यों होती है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम में माइकोलिक एसिड होता है जिसकी वजह से बीड्स एपियर होती हैं। और इसको चेक करने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं सर तो रिपीट करिएगा। जी देखिए जील रिपीट निल्सन स्टेनिंग करिएगा। करते हैं आमतौर से नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ये एसिड फास्ट बेसिलाई है माइकोबैक्टीरियम, तो इनके लिए जील निल्सन स्टेन यूज किया जाता है जिसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डीकलराइजर यूज किया जाता है। अब किसी सस्पेक्टेड केस है टीवी का, उसका स्पुटम लेके चेक करते हैं। हाँ, जो अपीयरेंस आती है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो होती है वो रॉड शेप्ड होती है विद बीडेड अपीयरेंस, बीड निकलते हैं उसमें ड्यू टू माइकोलिक एसिड। माइकोबैक्टीरियम में जो उसकी आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसमें माइकोलिक एसिड होता है। हाँ, उसी की वजह से बीडेड अपीयरेंस आता है उसका। और उसको चेक करने के लिए 100 फील्ड पर आयल इमर्शन फील्ड इस तरीके से चेक करते हैं, फील्ड फील्ड चेक करते हैं उसमें जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो मिनिमम 100 फील्ड्स को एग्जामिन किया जाता है और उसमें जो आना चाहिए मोर देन 10,000 बैसिलाई पर ml स्पुटम आना चाहिए, तब पॉजिटिव रिजल्ट उसको हम मानते हैं। मोर देन 10,000 बैसिलाई अगर पर ml स्पुटम आ रहा है, 100 फील्ड्स का एग्जामिन करना है हमको, उसके बाद तब जाके हम उसको कहेंगे कि हाँ ये स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस है। जील निल्सन स्टेनिंग में यही होता है। अब जब जील निल्सन स्टेनिंग हो गई, स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस आ गया, तो इसमें जो इम्फेसिस था आरएनटीसीपी का, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1992 के अंडर में, उसका जो था मेन इम्फेसिस था डॉट्स पे, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी इसको कहते हैं डॉट्स। उससे पहले जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था उसमें शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी चलती थी, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी चलती थी। इसमें जो इम्फेसिस आया वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। इसमें क्या करते थे, जो डॉट्स सेंटर बनाए गए अलग अलग, वहाँ पे डायरेक्ट फ्री पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी ब्लिस्टर्स पैक में। पैक दो तरीके का होता था, एक इंटेंसिव फेज के लिए होता था, एक कंटिन्यूएशन फेज के लिए। इंटेंसिव फेज डेली के लिए थी और कंटिन्यूएशन फेज वीकली होती थी, एक वीक का उसमें होता था। इसको जो ना मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स थे या जो वॉलेंटियर कर सकते थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे या इवन स्कूल टीचर्स, उन लोगों को उन लोगों को इसमें वॉलेंटियर बनाया गया कि आप जो ये केसेस आ रहे हैं इनको आप ये ब्लिस्टर्स पैक जो है खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुपरवाइज्ड क्यों करते हैं इसको, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन क्यों, क्योंकि जो पहले दिन वाला जो 1 डे वाला कोर्स होता है, जो इंटेंसिव फेज कोर्स है, हाँ 1 डे की मेडिकेशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो अपने सामने कहेगा कि तुम इसको निगलो, और जब वो उस दवा को ले लेगा उसके बाद तब उसको पूरे हफ्ते वाली कंटिन्यूएशन फेज वाली दवा उसको तब वो देते थे। सुपरविजन एंड मोटिवेशन यही लोग करते थे। हेल्थ सर्विस थे लाइक मल्टीपर्पज वर्कर्स, वॉलेंट्री वर्कर्स, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, दाई, ये इन लोगों के जिम्मे ये काम था। और जब भी किसी पेशेंट का अगर उसका वो पूरा जो ट्रीटमेंट कोर्स है वो पूरा हो जाता तो एज ए इंसेंटिव उनको 150 रुपीज़ 150 सॉरी 150 रुपये पेशेंट जब कम ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लेता था तो एज ए इंसेंटिव या ऑनरेरियम उनको पेड किया जाता था इन लोगों को। ये जो वर्कर्स थे, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, दाइज, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करते थे, सुपरवाइज करते थे और साथ में मोटिवेट भी करते थे दवा लेने के लिए। ये डॉट्स का वो था। डॉट्स में मल्टीपल रेजीम थी, वो अभी बाद में देखेंगे कैटेगरी अलग अलग कैसे उसको डिवाइड किया गया था। हाँ, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम देख लीजिए। हम्म, अब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1960 1922। 1962 में। और रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1992 में। हम्म, इसका जो ऑब्जेक्टिव था एनटीपी का, ये था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब बताइए मोड ऑफ ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किस लेवल पे आएगा,
सर सेकेंडरी में। हाँ, सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में यही चीज आती है, अर्ली डायग्नोसिस एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन उसका था, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ ऑब्जेक्टिव था एनटीपी का, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम का, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टारगेट कुछ नहीं था, बस ये था कि डायग्नोज करो और ट्रीट करते जाओ, कोई टारगेट इन्होंने सेट नहीं किया था। इसमें क्या पाया गया, पहले एनटीपी को ही देख ले। स्ट्रेटजी क्या थी, स्ट्रेटजी ये थी कि शॉर्ट कोर्स सुपर थेरेपी चलना है, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी चलनी थी, एससीसी जिसको कहते हैं, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। हाँ, और दूसरे कन्वेंशनल थेरेपी देनी थी इनको, नॉन स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव वालों को। तो जब ये दे देते थे शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, अब पेशेंट का कंप्लायंस नहीं पता है वो ले रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरे टॉक्सिक भी होती हैं ये दवाएं। तो ऐसे में पेशेंट छोड़ देता था दवाएं। तो बाद में ये पाया गया कि प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन जो इंसिडेंस है, जो प्रिवेलेंस है डिजीज का, वो कम नहीं, और नंबर ऑफ डेथ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, और ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है पेशेंट्स में। क्यों, क्योंकि वो दवा लेना छोड़ देता था। इनकी स्ट्रेटजी ये पूरी कंप्लीट नहीं थी। तो इसलिए फिर उसमें आरएनटीसीपी में डॉट्स को लेके आया गया कि सुपरवाइज करके दिया जाएगा, सुपरवाइज करके दिया जाएगा इसका। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था एनटीपी में, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आरएनटीसीपी में क्या था कि ब्रेकिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन। और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तभी ब्रेक किया जा सकता है जब पूरी थेरेपी में जो कोर्स है ट्रीटमेंट का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ब्रेकिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन। अब इनका टारगेट देखिए, एनटीपी में कोई टारगेट नहीं था, हाँ, लेकिन आरएनटीसीपी में टारगेट किया गया, ये किया गया कि क्योर रेट कितना होना चाहिए, मोर देन 85% थ्रू डॉट्स, और केस फाइंडिंग मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा केस फाइंडिंग हो, और उस केस फाइंडिंग जितने केसेस मिल रहे हैं उनका क्योर रेट कितना होना चाहिए, मोर देन 85% होना चाहिए थ्रू डॉट्स। इसका जो डायग्नोसिस का मेन स्टे था, जो मेन डायग्नोसिस का तरीका था एनटीपी में, वो चेस्ट एक्सरे था, चेस्ट एक्सरे था। और आरएनटीसीपी में जो डायग्नोसिस का मेन वो था, वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी थी। ये ज़्यादा बेटर है, ठीक। ये इसका बेसिक वो डिफरेंस था एनटीपी और आरएनटीसीपी। इसी का ये कंटिन्यूएशन था रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। इसको 1992 में लॉन्च किया गया था, लेकिन एज ए पायलट स्टडी स्टार्ट हुई 1993 में, और नेशनल प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया 1997 में। फिर बाई 24 मार्च 2006 पूरे कंट्री में ये एज ए डॉट्स इसके जरिए पूरा फैल गया। इसमें क्या था, इसके जो मेन फीचर था वो ये था, माइक्रोस्कोपी सेंटर। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रोस्कोपी सेंटर डेवलप किए फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, और हिली एरियाज में वो पॉपुलेशन थी 50,000। यानी अगर प्लेन की बात की जाए तो 1 लाख पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोपी सेंटर इन्होंने डेवलप किया, और हिली एरियाज में 50,000 की पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोपी सेंटर डेवलप हुआ। अब 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर के लिए इन्होंने एक सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर रखा, एसटीएलएस, फॉर एवरी 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर्स। 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर के लिए एक एसटीएलएस सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर रखा गया। अब एक सीनियर जो था ये लैब सुपरवाइजर था, ये अब 5 के लिए ना, 5 माइक्रोस्कोपी सेंटर के लिए, यानी 5 लाख पॉपुलेशन के लिए है। ये क्या, इसका काम क्या था, जितनी भी पॉजिटिव स्लाइड्स आ रहे हैं इसको ये दोबारा से चेक करके कंफर्म करेगा, और जो निगेटिव स्लाइड्स है उनमें कम से कम 10% स्लाइड्स को भी ये चेक करके देखेगा कि वाकई में ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये इसका काम था सीनियर टीवी लेबोरेटरी सुपरवाइजर का। और इसका डायग्नोसिस का मेन स्टेप क्या था, वही स्पुटम माइक्रोस्कोपी, जिल निल्सन स्टेन से करते थे इसको आरएनटीसीपी में। कैसे करते थे, ये न्यू गाइडलाइन के तहत है कि अगर कोई पर्सन है उसको प्रोडक्टिव का फारा मोर देन 2 वीक्स का, विद और विदाउट हिमाप्टिसिस, फीवर भी 2 हफ्ते से ज़्यादा का है, चेस्ट पेन है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट है, अगर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो वो सस्पेक्टेड हो केस हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का, एक बार सस्पेक्ट करना है। तो ऐसे में उनको 2 स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन उनका होता है। कैसे करते हैं, 2 लेते हैं। एक तो स्पॉट डायग्नोसिस के लिए होती है, मतलब फौरन स्पॉट सैंपल लिया जाता है, जैसे ही मिला उसने अपनी कंप्लेन बताई, फौरन उसका स्पॉट सैंपल ले लिया डे 1 पे। दूसरा मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, डे 2 पे मॉर्निंग सैंपल ले लिया गया इसका।
अब फिर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? दो ले लिए हमने, अब अगर एक भी पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव अगर एक भी, दोनों में से नन स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव जिसको कहते हैं, नन पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 10 to 14 डेज के लिए कोई भी एंटीबायोटिक जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप दे दीजिए, और उसके बाद फिर से चेक करिए। अगर कब 14 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि अगर जो खांसी आ रही थी, उसे फीवर आ रहा था, उसमें उसको फायदा हो गया, रिलीव्ड हो गया, कफ इज रिलीव्ड। हाँ, कफ अगर रिलीव हो गया यानी वो नॉन टीबी पेशेंट है, नॉन ट्यूबरकुलर पेशेंट है वो। और अगर कफ परसिस्ट कर रहा है, उसको खांसी अभी भी आ रही है, बुखार आ रहा है, बाकी और सिम्टम्स भी उसके आ रहे हैं, तो फिर से दो स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन फिर से करेंगे, रिपीट कराएंगे। रिपीट करा रहे हैं, उसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, एक्सरे चेस्ट भी करवाएंगे। अब एक्सरे चेस्ट में अगर फाइंडिंग सजेस्टिव है टीबी के लिए, जो उसके लीजन आ रहे हैं या फाइब्रस बैंड बन के आ रहे हैं, हील्ड लीजन भी अगर दिख रहा है उसमें, तो एटीटी को स्टार्ट कर देते हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट था, स्पुटम स्मीयर निगेटिव था, लेकिन हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, उसमें फाइंडिंग्स आ रही हैं और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो एटीटी को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है चेस्ट में और स्पुटम स्मीयर भी निगेटिव आ रहे हैं, दोनों के दोनों, तो फिर नॉन ट्यूबरकुलर पेशेंट है, फर्दर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक हमने 14 दिन की दे दी थी, वो बहुत है। अब अगर एक भी, इन दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, एक भी स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव आ गया, तो यानी वो ट्यूबरकुलर पेशेंट है, स्पुटम पॉजिटिव है वो। हाँ, और दोनों आ गए तो और अच्छी बात है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया, दोनों स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस में आ जाएंगे, स्टार्ट एटीटी। हाँ, एटीटी को स्टार्ट कर देना है फौरन। एक पॉजिटिव आ गया तब भी स्टार्ट करेंगे, दोनों आ गया तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है। अब इसमें कैसे कैसे ट्रीट करते हैं इसको, अलग अलग जो डॉट्स की जो ड्रग्स है ना, इनको अलग अलग उसमें बांटा गया कैटेगरी में। पहले 4 कैटेगरी होती थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कैटेगरी 3 को अब मर्ज कर दिया गया है कैटेगरी 1 में। तो अब बेसिक जो है तीन ही कैटेगरी है, 1, 2 एंड 4। कैटेगरी 1 में कोई स्पुटम स्मीयर न्यू केस का पॉजिटिव है, न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केस है, हाँ, या स्पुटम स्मीयर निगेटिव था लेकिन चेस्ट फाइंडिंग और सिम्टोमेटिक था। इसके अलावा सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को आ गई, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर सीरियसली इल पेशेंट है, तो तीन, इस कैटेगरी में तीन तरीके के पेशेंट आए। एक तो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव है, दूसरे स्पुटम स्मीयर निगेटिव लेकिन उसमें क्या सिम्टोमेटिक थे और चेस्ट फाइंडिंग्स थी, तीसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर ट्यूबरकुलोसिस है, इल है पेशेंट। तो अब हम शुरू करेंगे उसको ट्रीटमेंट, एटीटी कैटेगरी 1 की एटीटी उसको देंगे। कैटेगरी 1 की एटीटी, बल्कि तीनों ही कैटेगरी में दो फेज चलते हैं, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में कैटेगरी 1 में क्या देते हैं, 2 HRZE। ये क्या है, ये इनके कोडेड है, नाम है। एच से क्या हो गया, आइसोनियाजिड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटाल। हाँ, टू का मतलब जो ये टू डिनोट कर रहा है, ये मंथ के लिए है। हाँ, और ये थ्री जो नीचे है, वो थ्राइस वीकली, यानी हफ्ते में 3 दिन देंगे, 2 महीने तक इंटेंसिव फेज में। 2 HRZE इसी को कहते हैं। पायरिजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल और आइसोनियाजिड, ये 4 ड्रग्स जो दी जाती हैं कंटिन्यूएशन फेज में। अब उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज स्टार्ट होगा, 4 महीने का चलता है। इसमें 2 ड्रग्स चलती हैं, थ्राइस वीकली ये भी चलेंगी, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों ही फेज, तीनों ही कैटेगरी में, तीनों ही कैटेगरी में चाहे इंटेंसिव फेज हो या कंटिन्यूएशन फेज हो, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड ये तीनों ही फेज में चलेंगी। तीनों ही कैटेगरी के दोनों फेज में ये चलती हैं, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। ड्यूरेशन इसका कितना होगा, टोटल आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, 4 मंथ और 2 मंथ, 6 मंथ का ये ड्यूरेशन होता है कैटेगरी 1 में। अब कैटेगरी 2 में कौन आता है, कैटेगरी 2 में आते हैं जो स्पुटम पॉजिटिव थे, वो रिलैप्स आ गया उनका, मतलब उनका ट्रीटमेंट चला था कैटेगरी 1 से, फिर से उनका रिलैप्स हो गया, या स्पुटम पॉजिटिव फेलियर जिनको कहते हैं, मतलब पूरा ट्रीटमेंट चलने के बाद भी वो लास्ट में जब हमने उनको फिर से फॉलो अप पे स्पुटम स्मेयर कराया तो वो भी पॉजिटिव आ गया, या डिफाल्टर जिन्होंने ड्रग ही नहीं ढंग से ली। रिलैप्स का केस था स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव,
फेलियर और डिफाल्टर्स, ये कैटेगरी 2 में आते हैं। इनकी ड्रग जो है दो तरीके से चलती हैं। एक तो चलेगी यही वाली 2HRZES। अब एस से देखिए, एस कौन सी ड्रग है, थोड़ा सा याद कर लिए। जो प्राइमरी ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं एटीटी, उनमें 5 आती हैं: रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग्स होती हैं बेसिकली, और ये पांचों के पांचों देखिए यहाँ पे हैं कैटेगरी 2 में। आइसोनियाजिड, एच से आइसोनियाजिड, आर से रिफाम्पिसिन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटाल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है एटीटी में, और ये पांचों के पांचों 2 महीने तक हमको चलानी है। किसमें? कैटेगरी 2 के पेशेंट में। साथ में फिर 1 महीने के लिए इसी इंटेंसिव फेज में। अब ये कैटेगरी 1 वाली HRZE यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन को हमने हटा दिया इसमें से। ये भी थ्राइस वीकली देनी है फॉर 1 मंथ। कैटेगरी 2 के पेशेंट को दे रहे हैं। उसके बाद अगले 5 महीने के लिए रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथाम्ब्यूटाल, इनको देना है आपको। तो टोटल कितना ड्यूरेशन हुआ? 5 महीने ये, 3 महीने ये, 8 मंथ। ये कैटेगरी 2 है। अब कैटेगरी 3 तो है नहीं, कैटेगरी 3 जो है वो मर्ज कर दिया गया कैटेगरी 1 में। तो सीधे आप कैटेगरी 4 पे आइए। कैटेगरी 4 जो होता है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के लिए आता है। और याद रखिएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें प्राइमरी, मैंने बताया 2 दवाएं थी जो हर फेज में चल रही हैं, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। इनका तो रेजिस्टेंस डेवलप हो ही हो, साथ में सेकेंड लाइन ड्रग्स की भी कोई एक दवा जरूर उससे रेजिस्टेंस पैदा हो चुका हो। सेकेंड लाइन ड्रग का भी अभी नाम आएगा, उसमें मैक्रोलाइड्स हैं, अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, मॉक्सिफ्लैक्सेसिन, PAS, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, हाँ, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये सब आती हैं, जिसमें अमीकासिन, कैनामाइसिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। वो सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, तो उनमें भी उनसे भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए, और साथ में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड का भी रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अब इनका देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा, इसमें सब ऐड कर दिया गया। के से कैनामाइसिन, ओ से ऑफ्लॉक्सेसिन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटाल, एंड ईटी देखिए लगा इथियोनामाइड। हाँ, इथियोनामाइड ये है। इसको 4 मंथ के लिए देते हैं, 4 मंथ के लिए इसको देते हैं। और कंटिन्यूएशन फेज में 12 to 18 मंथ तक हम देते हैं इथाम्ब्यूटाल, इथेनोमाइड। और ये है साइक्लोसेरिन, सी से साइक्लोसेरिन, ओ से अफ्लॉक्सेसिन। ये इसका ट्रीटमेंट एकदम अलग हो जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का। देखिए बेसिकली इसको आमतौर से आसान भी नहीं है ट्रीट करना। तो जो अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अलग से TB RD डिपार्टमेंट पूरा होता है, हाँ, टीबी एंड रिस्पायरेटरी डिजीज, तो वहीं पे ये लोग करते हैं। और ये खतरनाक भी है, जल्दी सही भी नहीं होती। टोटल इसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 18 to 24 वीक्स का होता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ज़रूर याद रखिएगा। इसमें इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में ड्रग्स किस तरीके से चलाते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले कभी। अब इसमें डिफिनीशन, अभी वो बात हो रही थी ना, केसेस, रिलैप्स, फेलियर, डिफॉल्टर। न्यू केस कहते हैं कोई भी पर्सन है जिसने कभी भी ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, या लेस देन 4 वीक्स का ट्रीटमेंट उसको मिला हो अभी तक, वो न्यू केस में आता है। टीबी के न्यू केस में जिसने कभी ट्रीटमेंट ही नहीं लिया हो, या अगर ट्रीटमेंट लिया भी हो तो लेस देन 4 वीक्स के लिया हो, दैट इज न्यू केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्योर्ड, क्योर्ड का मतलब ये है कि जो स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव तो था, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट कंप्लीशन उसके जो स्पुटम स्मीयर थे वो दोनों के दोनों निगेटिव आ गए। हाँ, तो वो क्योर्ड हो गया। रिलैप्स में क्या था? जिसको हमने कह दिया कि हाँ इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, इसको टीबी अब नहीं है, बाद में फिर कभी दोबारा आया, फिर हमने उसका स्पुटम स्मीयर कराया तो वो पॉजिटिव आ गया, तो दैट इज रिलैप्स। फेलियर का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट पे तो था,
लेकिन 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी उसका स्पुटम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो फेलियर में आता है। डिफॉल्टर जो जिसने ड्रग ही लेना छोड़ दिया, हैज नॉट टेकन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स फॉर 2 मंथ और मोर कंसेक्यूटिव, लगातार 2 महीने या उससे ज़्यादा तक उसने एटीटी ली ही नहीं, जबकि वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया डॉट सेंटर पे, उसके बावजूद उसने 2 महीने तक दवा लेने वो आया ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं डिफाल्टर। अब ड्रग रेजिस्टेंस, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ड्रग रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है? प्राइमरी या इनिशियल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? किसी रेजिस्टेंस, ऑलरेडी जो टीबी का रेजिस्टेंस बैसिलाई है, अगर वो मान लीजिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला बैसिलाई था, उससे किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, तो वो प्राइमरी रेजिस्टेंस में आता है। और सेकेंडरी या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या था? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान क्या हुआ कि उसको फिर से यही वाला जो रिलैप्स वाले होते हैं ना, बाद में स्पुटम पॉजिटिव आ गया या 5 मंथ के बाद भी उसके स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि ड्रग से रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। अब ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस में आएगा, जिसको एक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एमडीआर टीबी जिसको कहते हैं, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से तो उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो ही हो, साथ में अदर ड्रग्स का भी डेवलपमेंट हो जाए, रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ये तो मतलब इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस को। रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड है, कोई एक क्यूनोलोन फैमिली से भी उसका, क्यूनोलोन फैमिली है, उससे भी किसी एक ड्रग का रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, और कोई इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ड्रग है, कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन या अमीकासिन है, इससे भी अगर उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तब हम कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। अब एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस दोनों का जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कैटेगरी 4 वाले दोनों में यूज होता है। कैटेगरी 4 का ट्रीटमेंट जो है डॉट्स के अकॉर्डिंग दोनों में ही यूज होता है। और जो ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ये आमतौर से ये फैलती नहीं है आसानी के साथ, लेकिन ये एपिडेमिक काज कर देगी उन पॉपुलेशन में जहाँ एचआईवी का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ एपिडेमिक्स हो सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि ये आसानी से ट्रांसमिट नहीं होती है। अब ये ड्रग्स देख लीजिए जो एटीटी की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, हाँ उसमें देखिए बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स और बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स, दो ये कॉलम है। जो ये रेड वाले जितने भी ड्रग्स हैं, ये प्राइमरी एटीटी जो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ये जो 5 हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटाल। इसमें देखिएगा जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, इसमें एक ही ड्रग इथाम्ब्यूटाल ऐसी है जो बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब क्या, स्टेसिस से बना, स्टेसिस रोक देने वाला, यानी ये बैक्टीरिया के मल्टीप्ली किल नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम के मल्टीप्लीकेशन को रोकता है। इथाम्ब्यूटाल जो उनके मल्टीप्लीकेशन को रोकता है, तो ये ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो एटीटी हम लोग देते हैं, उसमें एक ही यही बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है, दैट इज इथाम्ब्यूटाल। बैक्टीरिसाइडल यानी जो किल करती हैं, अब वो उनका अलग अलग मैकेनिज्म है किस तरीके से वो किल करती हैं। उसमें आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनामाइड। एक चीज़ यहीं पे और देखिएगा, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, हाँ ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल ड्रग है, ओनली इंजेक्टेबल ड्रग है, बाकी ये चार जो है ओरल है। इसलिए आप देख रहे हैं जो कैटेगरी 1 का ट्रीटमेंट है उसमें टोटल ओरली देते हैं ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ऑलवेज ये सेकेंड लाइन ड्रग में चली जाती है, क्यों सेकेंड, ये कैटेगरी 2 से इसको स्टार्ट करते हैं, है तो ये कैटेगरी उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग है, लेकिन क्योंकि ये इंजेक्टेबल है और इंजेक्टेबल्स हम कैटेगरी 2 में देना स्टार्ट करते हैं, कैटेगरी 1 में इंजेक्टेबल्स नहीं देते हैं, ओनली ड्रग है जो इंजेक्टेबल है। इसके अलावा ये जो है ये लोग, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ऑफ्लॉक्सेसिन, कैनामाइसिन, थायासिटाजोन, साइक्लोसेरिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और एथिनामाइड। अब इसमें थायासिटाजोन, साइक्लोसेरिन, पीएएस, इथेनामाइड, ये सब नाम याद कर लीजिए, बहुत है। हाँ, इसको एग्जाम में अगर कभी पूछा भी गया तो ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं इन्हीं में से पूछा जाता है, और इसमें से एक सवाल यही बन जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन से इंजेक्टेबल है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इथाम्ब्यूटाल के साथ एक परेशानी ये है ना, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करती है, इसलिए कभी भी 6 साल के कम बच्चे को नहीं दिया जाता है, क्योंकि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस,
ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करती है। रेड ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस ये काज करता है। इथाम्ब्यूटाल। रिफाम्पिसिन के बारे में कुछ बताएंगे? रिफाम्पिसिन का क्या, जैसे इसको अगर रिफाम्पिसिन कोई पेशेंट ले रहा है तो वो जनरली किस चीज की कंप्लेन करता है? ये ऑरेंज यूरिन आता है हाँ, उसका सर। मेनली क्या है? ऑरेंज यूरिन या रेड ऑरेंज जो भी कह लीजिए, ऑरेंज कलर का ऑरेंज। बेसिकली जो बुक में लिखा है ना कि जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस हैं सबका डिस्कलरेशन हो जाता है ऑरेंज। लेकिन क्योंकि यूरिन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो आके बताएगा। इवन टीयर्स भी जो हो जाते हैं ना ऑरेंज कलर के, इसके हो जाते हैं रिफाम्पिसिन के यूज के बाद। तो इसका एक फायदा ये भी है कि अगर पेशेंट आके बार बार ये कंप्लेन कर रहा है कि उसका यूरिन जो है वो ऑरेंज कलर का आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? ड्रग कंप्लायंस अच्छा है, वो ड्रग डेली ले रहा है। हम्म, अगर वो ये बताए ही ना ये चीज, तो हो सकता है कि वो ड्रग ले ही ना रहा हो, क्योंकि इसका तो यही इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में भी ये आ जाता है एक तरीके से। और ये ड्रग कंप्लायंस भी बताता है। आइसोनियाजिड, हम्म, ये पहली जो ऐसी थी बैक्टीरियासाइडल ड्रग जो यूज की गई थी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, आइसोनियाजिड। लेकिन आइसोनियाजिड का जो एडवर्स इफेक्ट है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस काज करता है। और इसीलिए जब आइसोनियाजिड दी जाती है किसी भी पेशेंट को, एटीटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो साथ में फोलिक एसिड और विटामिन B6 जरूर देते हैं उसके साथ, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस काज करती है। और रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है जिनको स्पर्टर्स भी बोलते हैं, जो धीरे धीरे कुछ दिन तक डार्मेंट रहेंगे उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी ये किल करती है रिफाम्पिसिन। और पायराजिनामाइड का जो साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कह लीजिए, ये हाइपर यूरेसीमिया काज करता है। हाइपर यूरेसीमिया यानी क्या? गाउट। अगर कोई पेशेंट गाउट की कंप्लेन कर रहा है, एटीटी ले रहा है, दैट मीन्स कि पायराजिनामाइड से वो उसको ये परेशानी हो रही है। हम्म, बाकी सेकंड लाइन जो डार्ट्स प्लस कैटेगरी है, कैटेगरी 4 की जो है, हाँ, उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, लाइक अमिका, सॉरी, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन है, ऑफ्लॉक्सेसिन है या सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है। ये सब जो है ये क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन्स है। इसमें भी मोस्ट प्रेफरेबली मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन यूज करते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, अमिकासिन, कैनामाइसिन, ये सब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। मैक्रोलाइड्स में क्लेरिथोमाइसिन है, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड है। ये सब यूज होते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं ये सब। ओनली इंजेक्टेबल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। अब यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, WHO का हमने दो ये देख लिया था, स्टाफ टीबी स्ट्रेटजी और एंड टीबी स्ट्रेटजी, दोनों फेल। उसके बाद इन्होंने 2019 में, देखिए ये लेटेस्ट है, हो सकता है कि कभी एग्जाम में ये चीज पूछ जाए कि WHO ने 2019 में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के दिन एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया। किसी को याद है? इन्होंने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, 1+1 इनिशिएटिव। बस नाम याद कर लीजिए कि 2019 में WHO ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज 1+1, जिसमें यूथ को टारगेट किया गया था। यूथ को टारगेट किया गया था, ये लोग अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अवेयर हों और एक दूसरे को ट्यूबरकुलोसिस की जानकारी दें, उससे कैसे बचा जाए उसके लिए उनको इनकरेज करें, लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए। 1+1 इनिशिएटिव था, यूथ को टारगेट किया गया था। 2019 में ये इनिशिएटिव WHO ने दिया था वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पे। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 24 मार्च। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी तक जो हमने पढ़ा या हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर यहीं से देखिए वो क्वेश्चंस बनेंगे। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, मैंने कहा इसके ज़्यादातर सोशल फैक्टर्स ही इसमें होते हैं जो इस डिजीज़ को काज करते हैं। तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी क्या है? यही ट्यूबरक्लोसिस है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉच ने। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च, अभी बताया मैंने।
अब आरएनटीसीपी में डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अभी उसकी बात हुई है। सर स्पूटम माइक्रोस्कोपी से हाँ, करते हैं। स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ठीक, ये देखिए वन लाइनर है और ऐसे ही इसी से क्वेश्चन बन। अब जैसे एक टीबी स्पुटम के बारे में कहा जाता है, एक टीबी स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट है, वो 10 से 15 इंडिविजुअल्स को एक साल में इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो। पर ईयर, यानी एक साल में कोई भी इन्फेक्टिव पेशेंट है टीबी का, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, वो 10 to 15 इंडिविजुअल्स को, नए इंडिविजुअल्स को वो इन्फेक्ट कर सकता है। और बिना ट्रीटमेंट के अगर स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव है और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो 50% तक तो मर जाएंगे, विल डाई। 25% जो है हेल्दी ही रह जाएंगे, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, वो हेल्दी ही रह जाए। और 25% जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शस ट्यूबरक्लोसिस डेवलप कर जाएंगे, जो कंटिन्यूअस क्या हो, फैलाते रहेंगे इन्फेक्शन को। 1983 में डब्ल्यूएचओ ने टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, 1983 में। अब मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात हो चुकी है, एचआईवी के पेशेंट में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी इन इंडिया। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, एनटीआई। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, Bangalore. बैंगलोर में है। कंट्री विद हाईएस्ट टीबी बर्डन इन द वर्ल्ड, अपना इंडिया। अब डब्ल्यूएचओ ने जो स्टाफ टीबी स्ट्रेटजी में जो चीज़ दी गई थी कि एलिमिनेशन लेवल क्या होगा ट्यूबरक्लोसिस का, वो था कि लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन, लेस देन 1 केस पर मिलियन पॉपुलेशन टू एलिमिनेट टीबी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा अगर पीछे जाइए, याद करिए, तो लेप्रोसी का एलिमिनेशन लेवल क्या था। देखिए यहीं से थोड़ा बहुत पीछे का भी याद होना चाहिए। लेप्रोसी का एलिमिनेशन लेवल क्या था, उसका भी था लेस देन 1 केस पर 10,000। हाँ, लेस देन 1 केस पर 10,000, ये लेप्रोसी का एलिमिनेशन क्राइटेरिया था। और इसमें जो डब्ल्यूएचओ ने दिया था और स्टाफ टीबी स्ट्रेटजी में जो दिया गया था एलिमिनेशन लेवल ट्यूबरक्लोसिस का, वो था पर मिलियन पॉपुलेशन 1 केस से कम आना चाहिए टीबी का। टीबी का फैसला है उसका जनरेशन टाइम क्या है, जनरेशन टाइम का मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइम, वो 20 आवर्स का होता है। और मैंने अभी पहले भी बताया था कि स्पुटम में 1 दिन तक और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में 10 दिन तक जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ये लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब ड्रग्स के बारे में, जो अभी एटीटी जितनी आपने देखी है, ज़्यादातर फर्स्ट लाइन ड्रग्स की ही बात होती है, फर्स्ट लाइन से ही सवाल भी आ सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या है, रिफाम्पिसिन। क्यों, क्योंकि ये स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया स्पर्टर्स जो डॉर्मेंट फेज में है उनको भी ये किल करती है। स्लो ग्रोविंग है, स्पर्टर्स हैं, उनको भी ये किल कर देती है, तो इसलिए मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है रिफाम्पिसिन। और मोस्ट बैक्टीरिसाइडल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी इसी को कहते हैं। क्यों कहेंगे मोस्ट बैक्टीरिसाइडल, क्योंकि जो डॉर्मेंट फेज में बैक्टीरिया उनको भी ये किल कर सकती है, करती है, तो इसीलिए रिफाम्पिसिन हो गई मोस्ट बैक्टीरिसाइडल ड्रग। और मोस्ट टॉक्सिक कौन सी है, आइसोनियाजिड है। आइसोनियाजिड का क्या काज करती है ये, अभी बताया इससे पहले। Peripheral neuritis. हाँ, पेरिफेरल न्यूराइटिस काज करती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग काजिंग रैपिड स्पुटम कन्वर्जन, आइसोनियाजिड ही है। ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, रिफाम्पिसिन है। हाँ, बॉडी के जितने भी सिक्रेशन है बेसिकली सबका ऑरेंज डिस्कलरेशन कर देती है रिफाम्पिसिन। और सबसे पहले रेजिस्टेंस किस में डेवलप होता है, आइसोनियाजिड में सबसे पहले रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब कोई एड्स का पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई आरटी ले रहा है, और प्रोटीएज इनहिबिटर्स ये ड्रग है, अगर वो ये ले रहा है तो रिफाम्पिसिन उसको नहीं देंगे। और थायासिटाजोन जो सेकेंड लाइन की ड्रग है, ये एचआईवी के पेशेंट में बिल्कुल नहीं देते। क्यों, क्योंकि ये डर्मेटाइटिस काज कर देती है। और अगर आपको याद हो तो एचआईवी के पेशेंट में स्किन इन्फेक्शंस में कपोसिस सार्कोमा बहुत कॉमन है। हाँ,
तो बाद में ये जाके उसके कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो जाता है। तो इसलिए थायासिटाजोन नहीं देते हैं HIV के पेशेंट में, टोटली कंट्राइंडिकेटेड है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जितने भी फेज हैं और जितनी भी कैटेगरीज हैं डॉट्स की, उसमें 2 ड्रग कॉमन है, हमेशा दी जाती हैं, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड। ये डॉट्स के जितने भी कैटेगरी, जितने भी फेज हैं, सब में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड चलती रहती हैं। और एकमात्र इंजेक्टेबल जो थी फर्स्ट लाइन ड्रग में, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का ही। और 6 साल से कम के बच्चों को क्यों नहीं देते हैं इथाम्ब्यूटाल? क्योंकि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस काज कर देती है। तो 6 साल के कम का बच्चा है, वो बता ही नहीं पाएगा कि वो लाल और हरा को नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे को इथाम्ब्यूटाल नहीं देते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस के नतीजे में जो ब्लाइंडनेस पैदा होती है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन याद रखिएगा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस काज करता है इथाम्ब्यूटाल। और वेस्टिबुलर डैमेज कौन सी ड्रग काज करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन करती है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं देते, और यही इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग्स में। ये 2 स्लाइड लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। अब कोई क्वेश्चन? सर जो आपने 4 कैटेगरीज बताई थी, लास्ट वाली कैटेगरी मल्टी रेजिस्टेंट के ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन बता दीजिए। कैटेगरी 4 का 18 to 24 मंथ है, वीक्स मैंने लिखा है, ये मंथ है। और इसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए हमने जो ये फेज पूरा हो गया 6 मंथ का, हमने